हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में जानेंगे। ये बोर्ड में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। इससे रिलेटेड ये थ्योरी पार्ट है और थ्योरेटिकल टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं। आज हम जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, या किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और इससे रिलेटेड सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो चलते हैं मीटर ब्रिज पर। मीटर ब्रिज नाम से ही पता चलता है, मीटर ब्रिज। सबसे पहली बात, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट and used as for use as measuring unknown resistance। ठीक है, it is based on the बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, तो उसके बारे में आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जाने हैं। एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये R1, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि जब R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होता है। ये सपोज कीजिए ये B है, ये A है, ये X है, ये Y है। तो और इस दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर यानी कि G डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि गैल्वेनोमीटर जो है डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट फ्लो ऑफ करंट। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट के फ्लो को डिटेक्ट करता है। करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो करता तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो उसमें क्या होता? डिफ्लेक्शन होता। नो डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इन द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है करंट किसी सर्किट में है या नहीं है। ठीक है,
तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है और X एंड Y सेम पोटेंशियल है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इस X और Y के बीच कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इसी बेसिस पर, इसी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पर मेटर ब्रिज कार्य करता है। और जब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग अननोन रेसिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। तो यही जो मेटर ब्रिज है, मेटर ब्रिज की सहायता से, ठीक है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, तो इस बेसिस पर काम करता है। ये चीज़ आप जान गए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो पीछे आपका लिखा हुआ ये तो रिमाइंड है। फिलहाल मेटर ब्रिज के बारे में जाने कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज किया जाता है मेजरिंग अननोन, मेजरिंग यूज्ड एज मेजरिंग द वैल्यू ऑफ, लिख सकते हैं मेजरिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिख लीजिए ज़्यादा सही होगा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है और क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए मिटा दें, चलिए चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से कार्य करता है। चलिए हम लोग जाने इस चीज को। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले बैलेंस्ड मेटर ब्रिज को बनाने की कोशिश करते हैं। मेटर ब्रिज जो बना होता है कुछ इस तरह का होता है। ये दो मेटेलिक प्लेट होते हैं। एक मेटेलिक प्लेट ये होता है जो कि परपेंडिकुलरली बेंड होता है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं ये दो मेटेलिक प्लेट हैं जो कि दोनों सेम होता है थिकनेस में, ठीक है, थिक होता है, ठीक है, थिक मेटेलिक प्लेट होते हैं, ठीक है। ये दोनों मेटेलिक प्लेट होते हैं, ठीक है। इस मेटेलिक प्लेट के बीच में वायर लगा होता है। क्या लगा होता है, हम थोड़ा सा दूसरे कलर से बना देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। ये जो थिक मेटेलिक प्लेट है, थिक मेटेलिक प्लेट पे क्या लगा रहता है, वायर लगा रहता है, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये वायर जो होता है या 1 मीटर का होता है, 1 मीटर कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। क्या बोला मैंने, वायर लगा होता है। वह वायर जो होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। ये वायर जो होता है यूनिफॉर्म, थोड़ा सा हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात लिखते हैं इस सब के बारे में। वायर लगा होता है और वायर तो आपने जाना कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, एक सीधा वायर होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग बुक में आपको इसका पूरा फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर लगा होता है
ठीक है, ये वायर सपोज कीजिए कि ये आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लगा हुआ है जिसका वैल्यू 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर थिक मेटेलिक प्लेट, यहाँ पर एक और थिक मेटेलिक प्लेट लगे होते हैं, जनरली कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। और वही मेटेलिक प्लेट एक यहाँ पर लगा रहा था। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है इस मेटेलिक प्लेट को लगाने के बाद क्या होता है, इस दोनों के बीच में, इस दोनों मेटेलिक प्लेट के बीच में 2 पार्ट बन जाता है। आप देख रहे हैं, एक पार्ट इधर की तरफ लेफ्ट साइड में इस मेटेलिक प्लेट के देने से यहाँ पर 2 पार्ट बन जाता है। और 2 पार्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि इस दोनों के बीच में हम रेसिस्टर्स को रख सकें। समझ आ रहा है? तो ये मेटेलिक प्लेट है, ये थिक मतलब सब सेम साइज का होता है, थिकनेस का। हम लोग थोड़ा सा बन रहा है ऐसा, तो ये चीज़ आपको करना है। और उसके बाद ये भी कॉपर का ही होता है, जनरली मेटेलिक होता है, जनरली कॉपर यूज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दिए और यहाँ पर भी हम लोग रेसिस्टर्स लगा देते हैं। ये 2 रेसिस्टर्स लगा दिया गया, ठीक है। अब एक रेसिस्टर्स, 2 रेसिस्टर्स लगा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये रेसिस्टर्स जो होता है इसको R कह सकते हैं और यहाँ पे NCERT में S दिया हुआ है, तो हम भी S ले लेते हैं। ये R जो है, ये रेसिस्टर जो होता है, अब थोड़ा सा हम इसको अननोन रेसिस्टर्स होता है। क्या होता है अननोन, इस R का वैल्यू हमको पता नहीं होता, इसी का वैल्यू हमको डिटरमाइन करना होता है। अननोन रेसिस्टेंस होते हैं, इसका वैल्यू हमको निकालना होता है, ठीक है। ये अननोन रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। अब ये जो होता है S, ये नॉन होता है। क्या होता है, नॉन रेसिस्टेंस होता है, मतलब इसके वैल्यू को हम जानते हैं, मतलब ये आपको दिया रहेगा, मतलब वहाँ पे दिया रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, इसको या तो ऊपर की तरफ आप बैटरी से जोड़ सकते हैं या नीचे की तरफ, इस दोनों पॉइंट को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बैटरी से जोड़ दीजिए, यहाँ पर आप प्लग लगा दीजिए, कुंजी जिसको कहते हैं, ठीक है, ताकि आप करंट का जो होगा फ्लो होगा, यहाँ पे प्लग लगा दीजिएगा तो करंट का फ्लो होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग A बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग B बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं B। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं C, यहाँ पर C पॉइंट है। अब क्या होता है, एक और चीज़ यहाँ पर लगा होता है, हमने जो बोला, यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इससे ऐसे करके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से लगा होता है, उसके बाद जा कर के नीचे की तरफ जॉकी लगा होता है, ठीक है। नीचे की तरफ जॉकी लगा होता है, एक नुकीला जो होता है, एक शार्प, ऐसे शार्प जो होता है, ये नीचे की तरफ ये जॉकी होता है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होते हैं और ये जॉकी जो है यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इस चीज़ को हम लोग समझ लिए। और जॉकी जहाँ पर लगा होता है ये D होता है। हालांकि ये इस जगह हम दिखाएं, ये वेरिएबल होता है, ये अपने मर्जी के अनुसार इसको एडजस्ट करते हैं। बताते हैं कैसे करते हैं ये सारा चीज़। आपने सबसे पहले एक बार डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे कुंजी K है, इसको जब लगा दीजिएगा, ये तमाम चीज़ एक बार सारा नाम हम लोग लिख लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर होगा। ये क्या है, ये दोनों आप दिख रहा होगा, ये और ये क्या है, थिक मेटेलिक प्लेट है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? थिक मेटेलिक प्लेट है जो कि कॉपर का होता है। मेटेलिक प्लेट क्यों लिए? कॉपर का, ठीक है, ताकि करंट का फ्लो हो सके। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसलिए लिए। अब ये जो होता है, दूसरी बात, अब हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे वायर लगा होता है,
अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो होता है वायर होता है, ये वायर जो होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, ठीक है। ये वायर जो होता है ये वायर है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। अब वायर जो होता है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। ये वायर है, ये जो बीच में लगा हुआ है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, और ये होता है मोस्टली एलवाइज होते हैं। क्या होते हैं? ये वायर एलवाइज होता है। अब एलवाइज क्यों होता है इसका कारण है, आपको बताए थे कि एलवाइज जो होता है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर के राइज करने के बाद भी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद भी इसके वायर के ये जो होते हैं एलवाइज के रेसिस्टेंस पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए अगर हम मान लिया जाए यहाँ पर एलवाइज नहीं लगाएंगे, दूसरा चीज़ लगाते हैं, सपोज कि मेटेलिक वायर लगा दिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसके रेसिस्टेंस क्या होंगे, वेरी कर जाएंगे, हैं, रेसिस्टेंस बदल जाएंगे। तो फिर हम जो डिटेक्ट करना चाहते हैं, जो रेसिस्टेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि ये जो अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू डिटेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे, उसमें परेशानी आ जाएगी। तो ये जो होता है वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का इस एरिया का भी इसलिए होता है कि इसका कारण ये है कि आपको पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए एरिया कहीं यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कम होगा, तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसीलिए करके ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है वायर। ये सारी चीज़ें क्लियर है। एलवाइज क्यों लेते हैं? एलवाइज लेने का कारण आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एलवाइज जो होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें पीछे के कॉन्सेप्ट से हैं, तो आप लोगों को ईजी वे में समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आप थिक मेटेलिक प्लेट ये है, ये दोनों आपको, ये भी थिक मेटेलिक प्लेट है, इसी का मैंने पार्ट बोला है। ये वायर है और ये आपका क्या है, इस तरह से लगा हुआ है वायर, इस तरह से आपका ये क्या है, सेल लगा हुआ है। आपको तो पता है सेल लगा हुआ है। यहाँ तक में हमें लगता है कोई, यहाँ पे आप ई दे सकते हैं या भी दे सकते हैं, ये इस तरह से दे सकते हैं, सेल लगा हुआ है। अब जो है यहाँ पर स्केल लगा होता है इसके नीचे में। इस वायर का जो लेंथ मैंने बोला, वायर का लेंथ कितना होता है इसको भी हम इस साइड में लिख लेते हैं। वायर का लेंथ होता है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, बात बराबर है। यहाँ से लेकर के 100 सेंटीमीटर का स्केल यहाँ पर आप लगा दीजिए। इसका भी कुछ काम है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है इसको देखते हैं। और ये वायर का जो लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह से ये डिटेक्ट करता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर है, ठीक है। ये स्केल है, ये समझिए कि ये 10 है, 20 है, 30 है, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, ठीक है। तो वो 100 है, ये 100 है। तो इसके बीच में भी छोटे छोटे होते हैं, 1 2 3 इस तरह से होते हैं, स्केल लगा होता है। आप समझ गए होंगे कि स्केल है ये, ठीक है। 10-10 का डिवीज़न है इसके अंदर में, आप लोगों को पता चल गया होगा। ये 0 से लेकर के 100 तक ये वायर का जो लेंथ होता है ये भी वो है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका नाम क्या है, स्केल। अब मीटर ब्रिज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो स्केल लगा होता है, ये जो वायर का लेंथ होता है 1 मीटर होता है, ये मीटर स्केल से ही मापा जाता है इसको, इसलिए इसका नाम एक तरह से मीटर ब्रिज पड़ गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बातें होती है कि ये काम कैसे करता है। आप यहाँ पर सारा चीज़ देख लिए होंगे। ये आपका मैंने बता दिया कि स्केल होता है, इसको हम मीटर स्केल भी कहते हैं, इसको आप मीटर स्केल भी लिख सकते हैं। इस फिगर को आप बना सकते हैं आराम से, एग्ज़ाम में भी आपको आएगा तब बना सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। समझ गए। अब चलते हैं डी जो होता है वह नल पॉइंट होता है, ठीक है। अब नल पॉइंट कैसे होगा इसको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये जॉकी, इसका नाम क्या है, जॉकी। ये तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, जॉकी।
इसको मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं? इसको मतलब हिला हिला करके, मतलब इसको, ठीक है, रखते हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक है, इसको उठा करके रखते हैं इधर उधर, ठीक है। ट्राई करते हैं, किस लिए ट्राई करते हैं? तो ये देखिए, ट्राई इसलिए करते हैं कि इसको ऐसा डी पॉइंट खोजते हैं, ठीक है, जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। समझ में आ रही बात? इस ए बी वायर के लेंथ पर हम डी पॉइंट को ऐसा हम खोजते हैं, ठीक है, इस जॉकी को हिला करके, जॉकी को मतलब इधर उधर करके, आगे पीछे करके हम क्या करते हैं, ऐसा डी पॉइंट खोजते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, ठीक है। आप लिख सकते हैं पॉइंट डी at which galvanometer has no deflection। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अब ये डी पॉइंट तब क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग नल पॉइंट खोजते हैं, और नल पॉइंट उसको कहते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में that point due to which galvanometer has no deflection is called null point। इस सब को आप लिख सकते हैं, ये नल पॉइंट होता है। बात क्लियर है? ये आपको वैरी करके अपने से इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा इस पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। घिस जाएगा तो घिसने की वजह से क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इस चौकी को ज़्यादा इस पर आगे पीछे कीजिएगा, घिसिएगा, तो ज़्यादातर इसको उठा करके आप ट्राई किया जाता है। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल के तहत मान लिया जाए 60 पर, 60 और 62 के बीच में, सपोज कीजिए 60 पर डिफ्लेक्शन आगे की तरफ हो गया करंट का, और 62 पे पीछे हो गया, तो इसका मतलब है कि 60 और 62 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन, इस गैल्वेनोमीटर के निडिल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक 0 डिफ्लेक्शन होगा। तो 60 और 62 के बीच में ये ट्राई कर लिया जाता है। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू 0 से लेकर के 100 के बीच में हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लैंग्वेज में लिखने के लिए फिगर बना दिया, तो आप कहिएगा कि ये जो है ए बी एक जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है, जो कि थिक मेटेलिक प्लेट के बीच में सेपरेट होता है, और जो कि 1 मीटर का होता है। और अब थिक मेटेलिक प्लेट के बीच में एक और थिक मेटेलिक प्लेट का पार्ट डाला जाता है, जिससे क्या हो सके, 2 सेक्शंस बन सके मेटेलिक प्लेट के बीच में, ठीक है। 2 सेक्शंस बी क्रिएटेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हम दोनों रेसिस्टर्स को ऐड कर सकें। उसके बाद आप उस गैल्वेनोमीटर होता है और नल पॉइंट तो आपको पता है दिए। नल पॉइंट क्या होता है, जो करंट का आप कुंजी लगाइएगा, मतलब की लगाइएगा, तो करंट का फ्लो होगा, मतलब सर्किट कंप्लीट कीजिएगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। ये बातें आपको समझ में आ गई इतनी? आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म वायर कैसे होता है, क्यों होता है, थिक क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों लेते हैं, उसके बाद जा कर के एलवाइज क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। मीटर स्केल क्यों कहते हैं आपको बता दिया, क्योंकि 1 मीटर लेंथ का वायर हम यूज करते हैं, इसलिए ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात आती है, अब यहाँ पर एक चीज़ सोचिए जो मेन पॉइंट है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इस बात को सोचिए, जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में सोचा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखिए यही बीच वाला XY था, अभी जो पीछे बात कर रहे थे, तो आपका ये XY एक CD बन जाएगा ना। तो आप देखिए CD के बीच में करंट का नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है बोथ हैव सेम पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखिए, तो ये 2 रेसिस्टर्स बीच में आ गए। अब यहाँ पर देखिए, इस वायर का जो है, ये जो वायर हम लिए हैं,
इस पे हम चलते हैं, इस वायर को कह सकते हैं, ठीक है, आर ओम पर यूनिट लेंथ रेसिस्टर है। इस वायर का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, जो कि हुआ है आर, यह है पर यूनिट लेंथ। क्या है? पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब जो है आर, जो है आर ओम है, ठीक है, ये जो है इस वायर का रेसिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ का। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अब यहां पर आप एक चीज सोच सकते हैं, यहां पर देखिए, सपोज कीजिए, अब हम इसको फिगर बना लिए, अब यहां से सपोज कीजिए एल डिस्टेंस पर डी पॉइंट ऐसा आया जहां पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है। मैंने बोला कि एल डिस्टेंस पर डी पॉइंट ऐसा आया जहां पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है। कोई दिक्कत? अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर का है, तो बाकी जो बचा लेंथ कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल हो जाएगा। आपको मैंने क्या किया, आपने हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये हुआ कि आपने जॉकी को एडजस्ट करके देखा, इस जगह आप आगे पीछे करके आपने देखा कि एक ऐसा पॉइंट डी आया जहां पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट डी जो है वह ए से एल डिस्टेंस पर है। तो अब आप बताइए, ये 100 सेंटीमीटर का है, तो बाकी बचा हुआ लेंथ 100 माइनस एल होगा। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलाइए, रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो है आर ओम है, जो कि पर यूनिट लेंथ है। पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस कितना है? आर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, पर यूनिट लेंथ आर है, तो यहां पर एल लेंथ का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? हमको लगता है ये सब मिटा दें तो काम चल जाएगा। ये सब को लिख लिए होंगे, इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम, आप मेन मुद्दा पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। हमने बताया कि आर बी द, हमने आर माना है कि आर जो है रेसिस्टेंस है। क्या है? आर बी द रेसिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये आर है, आप माने हैं कि लेट, आप लिख सकते हैं लेट आर ओम बी द रेसिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ वायर। अब आप कह सकते हैं, तब आप कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू एल लेंथ है ना, ए डी का लेंथ इतना है, तब ए डी लेंथ पे रेसिस्टेंस ऑफ ए डी लेंथ तो हम लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए डी लेंथ, यहां से ए डी लेंथ कितना होगा बताइए? तो रेसिस्टेंस होगा, आप कह सकते हैं आर इंटू एल ओम, कह सकते हैं ना, क्या कि पर यूनिट लेंथ का आर है, तो एल लेंथ का आर इंटू एल होगा यूनिटी मेथड से। अगेन आप कह सकते हैं, कि रेसिस्टेंस ऑफ, यहां से कह सकते हैं बी डी लेंथ, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं बी डी लेंथ कितना हो जाएगा? आर इंटू 100 माइनस एल हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जॉकी के बारे में आपने जाना कि यह मेटल का ही होता है, यह क्या होता है? नाइफ एजेज होता है, इसका मतलब नुकीला होता है। ये सब चीज़ आप सांप एज होता है, इस तरह से नाइफ जैसा एज होता है, सांप एज भी लिख सकते हैं इसको।
तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब R इंटू 100 माइनस L इंटू ओम हो जाए। अब यहाँ से यहाँ तक का भी हमको रेसिस्टेंस पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का भी रेसिस्टेंस पता चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। ये नॉन रेसिस्टर्स होता है, ये अननोन रेसिस्टर्स होता है। अननोन रेसिस्टर्स वो जिसका हमको वैल्यू निकालना हो। नॉन रेसिस्टर्स को हम डिजायरेबल रेसिस्टर भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? ये सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वर्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये सारा चीज़ क्लियर है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। आप बुक पढ़ के आप अपने से लैंग्वेज लिख सकते हैं और मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से लिखना है। और दूसरी बात, अब आते हैं मेन। अब यहाँ से देखिए तो आप देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। देखिए ये R और ये दो रेसिस्टर्स ऊपर है, दो रेसिस्टर्स नीचे हैं और बीच में आपका CD एक ऐसा है जहाँ पर CD जहाँ पे क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम कह सकते हैं और इसके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो आप इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हमारा क्या कह सकते हैं, A हो गया और इसको हम C कह दें तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया, इसको हम B कह दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आराम से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये D हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ से इसको देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देखिए। अब ये हमारा CD आ गया जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये हमारा है जिसमें हमने D ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये हमारा R हो गया। ये हमारा कितना आया रेसिस्टेंस, R इंटू L आ गया ना। इसका देखिए तो क्या आया, S आया। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 100 माइनस L कह सकते हैं आपको समझाने के लिए सब। तो आप लिख सकते हैं R बाय R इंटू L लिख सकते हैं, बताइए तो। और क्या लिख सकते हैं, S बाय R इंटू 100 माइनस L। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए R से R कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ से R क्या है, अननोन रेसिस्टर्स है, इसीलिए आप कह सकते हैं, यहाँ से देखिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से R बाय R इंटू L लिखेंगे, S बाय R इंटू 100 माइनस L लिखेंगे इसका रेसिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं। इसलिए R जो अननोन रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू आप देखिए क्या होगा, S जो कि नॉन रेसिस्टर्स है, जो दिया होगा हमको, नॉन मतलब जो पता है, S भी हमको दिया रहेगा। अब देखिए इस L को ऊपर लेके चल जाए तो S आप ऐसे लिख लीजिए, पहले 100 माइनस L लिख सकते हैं ना। अब 100 इंटू क्या लिख दीजिएगा, L। आप ऐसे भी लिख सकते हैं SL अपॉन 100 माइनस L। ये हमको नॉन रेसिस्टर्स की वैल्यू पता चल गया, कोई दिक्कत? इस तरह से आपको क्या रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये आपको निकालना होगा। मतलब एक टर्म आपको मिसिंग रहेगा, वो टर्म निकालना। इसी बेसिस पे क्या करता है व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। इसको आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए, आपको आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? हमें तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जॉकी का क्या काम होता है, ठीक है, जॉकी क्या होता है, एक शार्प एज का होता है, और जॉकी क्या करता है, फंक्शन जॉकी का क्या करता है, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉकी हम सर्च करते हैं नल पॉइंट को, नल पॉइंट, दैट पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर हैव नो डिफ्लेक्शन, मतलब दैट पॉइंट ऑफ द वायर, ठीक है, एट विच galvanometer have no deflection, galvanometer has no deflection, that point is called null point। तो हम null point सर्च करते हैं, तो null point सर्च करने के लिए हम किसका, जॉकी का यूज करते हैं, नाइफ लाइक जो एजेज होता है उसका यूज करते हैं। अब हर चीज़ आपको पता है, नॉन रेसिस्टर्स
अब थिक मेटेलिक प्लेट क्यों यूज करते हैं, यूनिफॉर्म सेक्शन वायर का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर क्यों यूज करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। एलवाई का यूज करते हैं, एलवाई में आप मैग्नेटन ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटल ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आप मीटर स्केल लगा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पता है 1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर होता है। ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें बुक में आपको दिया हुआ, एक बार बुक पढ़िएगा, एक अपने से एक बार लॉन्ग में लिख लीजिएगा, ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत, ये आपको पता रहेगा और इस पर आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपको मीटर ब्रिज समझ में आ गया होगा। मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस पर सवाल किस तरह से आ सकते हैं वो हम लोग जान लेते हैं, समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जाता है बोर्ड में, मीटर ब्रिज की सहायता से हम स्मॉल रेसिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। स्मॉल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल वैल्यू का जो रेसिस्टेंस, ये देखिए जो भी वैल्यू आएगा उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसका डिमेरिट्स भी कह सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर आपने जो है ये जो आपने प्लेट लिया है, ठीक, मेटेलिक प्लेट, एक तरह से देखा जाए तो इसका भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगी। तो हम उस सब छोटे छोटे पार्ट को इग्नोर किए ना, और ये हमने इस चीज़ को लिया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपको जो बहुत छोटा रेसिस्टेंस होता है उसको डिटेक्ट नहीं करता है, उसको बताता नहीं है, समझ में आ रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये चीज़ें हैं, इस तरह से क्वेश्चंस भी आता है। तो ये चीज़ें आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पर हम सवाल देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है बोर्ड के लिए। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें था मैंने बता दिया। एक बार आप बुक पढ़िएगा, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा दें इसको। चलिए चलते हैं, एक सवाल लेते हैं मीटर ब्रिज के ही कॉन्सेप्ट पर। चलिए, हालांकि एक सवाल हम लोग पहले करवाए हैं इसका। चलिए, बस कुछ नहीं है, आप जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करते हैं उसी तरह आपको सॉल्व करना है। आपको एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमको एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको पता नहीं है, ये R है, ठीक, समझे। यहाँ पे इस तरह से आप ले सकते हैं इसको। ये आपका इस तरह से आप कह सकते हैं ये वायर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये नल पॉइंट है D, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 ओम का, ठीक है। और ये नल पॉइंट जो है ये 45 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये आपका A है, ये आप C लिए, ये B लिए, ठीक है। अब ये 45 है तो आपको पता है कि ये भी 100 सेंटीमीटर का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 होगा। आपको देखिए सारा चीज़ पता है। आपको क्या पूछा है, फाइंड R पूछा है, कितना आप इजी वे में निकाल सकते हैं बताइए। तो आपको वो ही पता है, तो आप क्या कीजिएगा, R/45 इज इक्वल टू 10/55। आपको इतना सॉल्व कर सकते हैं, R इंटू
10 इंटू 45 अपॉन 55, 5 से 11 कट जाएगा, 5 से 5 नमा 45 कट जाएगा, 90/11, 11 8 88, बाकी बच गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8.1 अप्रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह से आपको सिंपल सवाल हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो कि आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगा दे, सपोज कीजिए। ठीक है, आपको एक और रेसिस्टर्स लगा दे यहाँ पर, और इसका आपको वैल्यू दे दे, सपोज कीजिए कि आपका 5 ओम दे दे। तब आपसे, अब ये देखिए, ये दोनों तो पैरेलल में है, और आपका इसका वैल्यू आपको दे दे कि ये 40 पे है और ये 60 पे है। एक बार फिर से 40 आपको दे दिया तो वो 60 होगा ही, क्या कि आपको पता है कि मीटर ब्रिज में क्या होता है, आपको इसका पूरा इंटायर लेंथ कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब आपको फिर से फाइंड आर पूछा, तो आप क्या कीजिएगा, ये आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लीजिएगा। क्या आर इक्विवेलेंट निकालिएगा तो कितना होगा, आप बताइए। तो आप निकालने के लिए जाने हैं आर इंटू आर प्लस 5, यही होगा ना, है? होगा या नहीं होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अब इसको क्या कीजिएगा, आर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, अब ऊपर वाला लिखिएगा ही आर इंटू 5 आर प्लस 5। आपको पता है ना, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत? हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा इसमें। चलिए, अब बाय ये 40 हो जाएगा, कितना इजी वे में बन रहा है। अब यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। देखिए, अब यहाँ से आप कर सकते हैं r इंटू 5 अपॉन आर प्लस 5, इसको आप कर दीजिए 10 गुना 40 अपॉन 60। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरह से आप कहिएगा तो आप हो जाएगा 5 तिया 15 आर हो जाएगा। ये इधर इसको कर दीजिए तो 2r प्लस 10 हो जाएगा। देखिए, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया, तो 15 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 13r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 10/13। r का वैल्यू आपको पता चल गया। कोई दिक्कत? इतना ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल, कभी कभी आपको ऐसा भी होगा, इधर भी आपको रेसिस्टर जोड़ दिया जाए, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा और वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इजी वे में आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। आपको समझना है कि नीचे में आपको लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और उस लेंथ का आपको यूज करना, समझे? क्योंकि आपने फार्मूला जाना ना, आपने क्या जाना कि R/L था, यही था ना, है? और यहाँ पे क्या था, R/L इंटू क्या जाना आपने, S/100 माइनस L। हालांकि इसके साथ R रेसिस्टर था पर यूनिट का, ये R तो R कैंसिल हो गया था। फाइनल क्या आया था, SL/100 माइनस L। ये तो लेंथ ही आया था ना, ये S रेसिस्टर्स है, L लेंथ है, ये भी लेंथ है। कोई दिक्कत? चलिए, इसको नोट डाउन कर ली। इस तरह से सवाल आएगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मिटा दें इसको। इस तरह से आप व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मेटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेटर ब्रिज समझ में आया होगा। आपको अगर कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बोर्ड में आपको, बिहार बोर्ड में इतना से क्वेश्चंस आता है, और आप बुक पढ़िएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।